स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल निधि एकेडमी पर। हम लोग वीडियो की परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न कर रहे थे। आज हमें करना है सेट पेपर 4। ठीक है, ये प्रश्न पत्र आप लोगों ने हमारे एप्लीकेशन पर पहले से ही कर लिया होगा। वो मैं आपको बता देती हूँ कि कहाँ पर आपको करना होता है। आप एप्लीकेशन पर जाइए, निधि एकेडमी ऐप डाउनलोड करना है। इसमें टेस्ट सीरीज़ वाला ऑप्शन है, आपको इस टेस्ट सीरीज़ को यहाँ से देना है जिसमें लिखा हुआ है वीडियो। इसका कोई चार्ज नहीं है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसके अलावा आप में से कोई छात्र अगर वीडियो की परीक्षा के लिए तैयारी करना चाहता है, क्लासेस लेना चाहता है, तो कंप्लीट बैच आपको मिला है। आप इसे 10-15 दिन के अंदर अंदर तैयारी कर सकते हैं, पूरा बैच। तो ये बैच आपके लिए बनाया गया है 199 का, तो ये बैच भी आप ले सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप कॉल करिए। अगर किसी छात्र को किताब चाहिए तो हमारी अभ्यास पुस्तक आ चुकी है, तो इस परीक्षा के लिए ये पुस्तक भी आपके लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगी। चलिए हम लोग शुरू करते हैं अपना प्रश्न पत्र। तो पहला प्रश्न हमारे सामने है। प्रश्न कह रहा है, दादाजी से चला फिरा नहीं जाता। इस वाक्य में कौन सा वाच्य है? आपको वाच्य बताना है। ऑप्शन दिया हुआ है कर्तृवाच्य, संदेहवाचक, कर्मवाच्य या भाववाच्य। तो मैंने आप लोगों को पहले ही पढ़ाया है कि जो आपके वाच्य हैं, वाच्य में आपको ध्यान रखना है कि कर्ता, वाक्य का कर्ता कौन है। कर्ता के साथ अगर ने या शून्य कारक चिन्ह हो तो वो आपका क्या हो जाता है? कर्तृवाच्य हो जाता है। अगर कर्ता के साथ के द्वारा दिया हो तो वो आपका कर्मवाच्य हो जाता है, और कर्ता के साथ अगर से दिया होता है तो वो आपका भाववाच्य हो जाता है। ये मैंने आपको पहले ही बताया। तो यहाँ पे आपको पता है चला फिरा नहीं जाता। चलने फिरने का कौन काम करते हैं? दादाजी करते हैं, तो उनसे चला फिरा नहीं जाता, यानी कर्ता दादाजी हैं। इनके साथ क्या आया? से कारक चिन्ह आया है। तो इससे आप पहचान लेंगे कि इस वाक्य के अंदर जो क्रिया है हमारी, वो क्रिया प्रधान है, और क्रिया प्रधान होने के कारण ये जो वाच्य है ये भाववाच्य कहलाता है। ठीक है, तो इसका उत्तर जो है वो क्या हो जाएगा? घ हो जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न संख्या 2। वर्षा शब्द का बहुवचन क्या होगा? वर्षा शब्द हमारी एक ऐसा शब्द है जो एक वचन और बहुवचन दोनों रूप उसका एक ही होता है, या फिर हम कहें कि जिसका कोई बहुवचन नहीं होता। तो जो वो एक वचन है वही वो बहुवचन है। तो वर्षा का वर्षा ही बहुवचन होगा। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ख हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3। कौन सा शब्द पुल्लिंग है? पुल्लिंग शब्द बताना है। इसका मतलब इसमें 3 शब्द स्त्रीलिंग होंगे। मंजिल, टोली, मर्यादा, पुलिंदा। तो आपको पता है मंजिल होती है कहते हैं तो स्त्रीलिंग हो गई। टोली भी होती है कहते हैं, टोली बनती है, बनाते हैं टोली, तो स्त्रीलिंग हो गया। मर्यादा, मर्यादा भी स्त्रीलिंग शब्द आता है, तो एक शब्द आ गया हमारा पुलिंदा। तो पुलिंदा शब्द हमारा क्या है? पुल्लिंग शब्द है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 4। जो मेहनत करता है वो अवश्य ही सफल होता है, यहाँ किस प्रकार का सर्वनाम है? अब एक चीज ध्यान रखिए, जब भी आपको कोई भी प्रश्न हल करना है तो आपको उस प्रश्न को उसका विकल्प देखने से पहले प्रश्न में ये जानना है कि ये पूछ क्या रहा है। तो इसने कहा है कि यहाँ किस प्रकार का सर्वनाम है, तो नीचे आने से पहले आपको इस वाक्य के अंदर सर्वनाम खोजना है कि किस सर्वनाम की बात कर रहा है, सर्वनाम है कौन सा। तो हम देखते हैं जो मेहनत करता है वो अवश्य ही सफल होता है। तो यहाँ पर जो सर्वनाम है जो और वो है। तो आप जैसे ही आप जो और वो को देखते हैं तो आपको तुरंत याद आ जाता है कि ये तो हमारा क्या है? संबंधवाचक सर्वनाम है, यानी जो शब्द जो है हमारा, तो हमें कुछ देखना ही नहीं है इसमें। निश्चयवाचक दिया है, कट जाएगा। संबंधवाचक, यही तो हमारा प्रश्न है। निजवाचक कट जाएगा, पुरुषवाचक कट जाएगा। तो हमारा जो उत्तर है वो क्या हो गया? ख, संबंधवाचक। संबंध दिखा रहा है जो वो आपस में। ठीक है, वाक्य से वाक्य को जोड़ रहे हैं। अगला प्रश्न है हमारे सामने नंबर 5। निम्न में से अल्प प्राण व्यंजन कौन से हैं? अल्प प्राण व्यंजन, अल्प प्राण क्या होता है? तो देखो, प्राण मतलब हवा, कह दे ना जो सांस लेते हैं हम, जो उसे प्राण कहेंगे। अल्प माने कम। तो जिन व्यंजनों के उच्चारण में कम हवा निकलती है उन्हें हम क्या कहते हैं? अल्प प्राण व्यंजन कहते हैं। ठीक है, तो इसमें हमें देखना है कि अल्प प्राण व्यंजन हमारे कौन से हैं। अब एक ऑप्शन देखेंगे कि ए आ दिया है, क ख क ग दिया है,
थ, ध दिया है और फ, भ दिया है। अब हमें यहाँ पे अल्पप्राण, तो जब हम पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि जो अल्पप्राण है हमारे उसमें, जैसे मान लो क, ख, ग, घ और ड़। अल्पप्राण व्यंजन होते हैं प्रथम वर्ण, तृतीय वर्ण और पंचम वर्ण, ठीक है। तो यहाँ हमें पता चलता है कि जो हमारा प्रथम वर्ण, तृतीय और पंचम होगा वो हमारा अल्पप्राण व्यंजन है। तो अगर इसमें जो हमारा द्वितीय और चौथा जिसमें दिया है उसको काट लो, तो हमें यहाँ पता चलता है इसमें द्वितीय दिया है तो ये कट जाएगा। इसके बाद यहाँ पे हमारा ध दिया हुआ है, ठीक है, तो ये कट जाएगा, हमारा चौथा वर्ण दिया हुआ है इसमें। इसके बाद हमारा क और ग, यानी यही आ रहा है प्रथम और तृतीय। अब इसके बाद ए आ भी दिया है, और ए आ यानी जो हमारे स्वर होते हैं वो भी हमारे अल्पप्राण होते हैं, लेकिन इसने पूछा क्या है, प्रश्न किया है अल्पप्राण व्यंजन, तो फिर स्वर का कोई मतलब ही नहीं होता, तो ये भी हमारा कट जाएगा। तो हमारा उत्तर क्या आ गया, क और ग, यानी उत्तर हो जाएगा हमारा ख, बी आंसर इसका आ जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला आता है, सर्कस उपन्यास के रचनाकार हैं तो यशपाल, अमृतलाल नागर, मन्नू भंडारी या संजीव। तो सर्कस उपन्यास जो है, इनके उपन्यासकार रचनाकार जो हैं वो संजीव हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका उत्तर 4 आ जाएगा, यानी घ आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा, मैं प्रश्न के लिए आपको यहाँ पर समय इसलिए नहीं दे रही क्योंकि हमें परीक्षा की तरह चलना है। जो हमें परीक्षा में करना है कि 40 मिनट हमें मिले हैं, 50 प्रश्न हमें हल करने हैं, तो हमें तेज गति से चलना है। और आप लोगों को हल करने के लिए, पहले हल करने के लिए हमारे एप्लीकेशन पे जाके हल कर लेना है, ठीक है। तो प्रश्न है 7, तू तू करता तू भया मुझ में रही न हूँ, बारी फेरी बल गई जित देखा तित्तू। इन पंक्तियों में कौन सा रस निहित है। अब आपको पता है कि पंक्ति कह रही है कि तू तू करता तू भया, यानी तेरा नाम लेते लेते तू ही हो गया, मुझ में रही न हूँ, मेरे अंदर का जो अहंकार है वो सब समाप्त हो गया। बारी फेरी बल गई, मैंने इतनी बार तेरा नाम दिया कि मेरे अंदर की जो अकड़ थी वो निकल गई। जित देखा तित्तू, अब मैं जिधर देखता हूँ तो उधर तू ही तू है, मतलब ईश्वर की बात कर रहा है ये। तो जहाँ ईश्वर की बात हो रही है तो भक्ति रस हो जाएगा। तो देखेंगे वियोग श्रृंगार नहीं होगा, वीर रस नहीं होगा, वात्सल्य रस नहीं होगा, तो भक्ति रस, इसका उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, ग हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 8, हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है। तो हिंदी विकास यानी जो हिंदी भाषा जहाँ बनी है तो किस भाषा से लेके कहाँ तक बनी है ये हमें देखना है। तो सबसे पहले हमारी सबसे प्राचीन जो भाषा है वो हमारी संस्कृत आती है, तो हम विकल्प को काटते हुए चलेंगे। तो जब संस्कृत आती है पहले नंबर पे तो ये कट गया, ठीक है, पहले नंबर पे हिंदी दिया तो ये कट गया पहले, तो हमारे पास 2 बचे, क और ग। तो अब देखेंगे, इसके बाद हमें पता चलता है संस्कृत के बाद क्या है, यहाँ दिया है अपभ्रंश और यहाँ दिया है पाली। तो संस्कृत के बाद हमारी पाली भाषा आती है, ना कि अपभ्रंश, तो ये कट गया, हमें उत्तर मिल गया। बहुत ज़्यादा आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप ट्रिक अगर लगाएंगे तो ट्रिक से भी आप अपना सही उत्तर प्राप्त करेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। तो हमें यहाँ पे ये पता चल गया कि इसका क्रम क्या है, पहले संस्कृत, फिर पाली, पाली से प्राकृत, प्राकृत से फिर अपभ्रंश और अपभ्रंश से फिर हिंदी। तो इस तरह से हमें ये क्रम मिल जाता है और ये क्रम हमें यहाँ मिल गया। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आता है प्रश्न संख्या 9, शहर होते ही पक्षी उड़ गए। तो शहर मतलब शहर का अर्थ क्या था, सुबह। तो यहाँ पे दिया है शहर होते ही पक्षी उड़ गए। अब क्या कह रहा है, रेखांकित शब्द में किस चिन्ह का प्रयोग हुआ है, मतलब यहाँ रेखांकित किया हुआ है, तो ये जो चिन्ह है आपका, इस चिन्ह की बात कर रहा है कि ये कौन सा चिन्ह है। तो आपको पता है कि इसे हम कोष्ठक कहते हैं, तो आप अल्पविराम है, निर्देशक है या योजक है, तो ये कोई नहीं होगा, आपको पता है इसे क्या कहते हैं, कोष्ठक कहते हैं। तो बहुत आसान प्रश्न है आपका, तो उत्तर आपका क्या हो जाएगा, घ हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10, इनमें से कौन सा शब्द प्रत्यय नहीं है। ये कह रहा है कि इनमें से कौन सा शब्द है जो प्रत्यय नहीं है। ऑप्शन दिया है लोग, गण, वर्ग और जन। तो ध्यान दीजिएगा, प्रत्यय क्या होता है, प्रत्यय होता है हमारा जो मूल शब्द होता है उसके बाद यहाँ पर जुड़कर उसके लिंग वचन में परिवर्तन करता है। तो ये जो हमारे यहाँ पे शब्द हैं लोग, गण, वर्ग या जन, तो इनमें से कौन सा शब्द है जो इस तरह का काम करता है। तो जन भी करता है, जैसे हम कहते हैं भक्तजन,
ठीक है। गण भी करता है, जैसे भक्त गण कहते हैं, ठीक है। लोग जैसे नेता लोग, तो ये क्या बना देता है, बहुवचन बनाता है, लास्ट में जुड़ रहा है। लेकिन जो वर्ग है ये नहीं करता, तो यही हमारा प्रत्यय नहीं है। बाकी हमारे जो 3 हैं ये प्रत्यय की श्रेणी में आ जाते हैं। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 11। सतगुरु की महिमा अनंत अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़िया अनंत दिखावनहार। इन पंक्तियों में कौन सा रस है, तो इसमें रस पूछा है। तो अब देखो यहाँ पर भी इन दोनों पंक्तियों में भी हमें जो एक उपदेश दिया जा रहा है कि सतगुरु की महिमा जो है वो अनंत है, उन्होंने हम पर बहुत ही उपकार किया है और हमारी जो आंखें हैं वो खोल दी, क्योंकि ईश्वर के प्रति, ईश्वर के बारे में हमें बताया। तो ये पंक्ति में दिया है, तो यहाँ पर एक तरह का उपदेश है। तो जिन पंक्तियों में उपदेश होता है तो अक्सर वो पंक्ति हमारी शांत रस की होती हैं, और ये मैंने आपको पढ़ाया है। तो इसमें श्रृंगार नहीं होगा, वीर नहीं होगा, वात्सल्य नहीं होगा, तो क्या आ गया, हमारा शांत रस आ गया। ठीक है, ये हो गया हमारा शांत रस। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 12। अवधि किस उपभाषा वर्ग की बोली है। यहाँ पे कह रहा है जो अवधि है ये किसकी है, पश्चिमी हिंदी से, पूर्वी हिंदी से संबंधित है, बिहारी हिंदी से, राजस्थानी हिंदी से। तो ध्यान दीजिएगा, अवधि जो है वो पूर्वी हिंदी से संबंध रखती है। ठीक है, पूर्वी हिंदी अवधि। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है हमारा, हाथी की पीठ पर रखे जाने वाले आसन के लिए शुद्ध शब्द है। हाथी की पीठ पर रखे जाने वाले आसन के लिए जीन कहेंगे, हौदा कहेंगे, काठी कहेंगे या बख्तर कहेंगे। तो ये आप लोगों को पता है, एक शब्द में उसे हौदा कहते हैं। ठीक है, हौदा। तो इसका उत्तर आ जाएगा ख। आप लोग जानते ही हैं, एक शब्द है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। निम्नलिखित में कौन सा पुष्ट शब्द का विलोम है। अब पुष्ट शब्द है, इसका विलोम, पुष्ट का मतलब होता है अच्छा, तगड़ा। ठीक है, तगड़ा, तंदुरुस्त। तो इसका विलोम क्या हो जाएगा, यानी कमजोर, दुबला, पतला। तो देखेंगे, प्रकृति नहीं, पुरस्कार नहीं, दुष्ट नहीं, क्षीण। क्षीण का मतलब होता है कमजोर। यही हमारा क्या हो गया, विकल्प हो गया। ठीक है, विकल्प को काट के अगर करेंगे तो ज्यादा आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नंबर 15, निम्नलिखित में कौन सा शब्द रत्नाकर का पर्यायवाची है। रत्नाकर, ऑप्शन दिया है विहग, ऑप्शन दिया है पुष्कर, केकी और वर्णालय। तो आपको पता है कि रत्नाकर शब्द जो है वो किसका है, सागर का है। ठीक है, किसका, सागर का पर्यायवाची है। तो वर्णालय, वरुण के रहने का स्थान ही क्या है, सागर है। तो ये सागर का पर्यायवाची हो गया, तो इसका उत्तर हमारा यहाँ हो गया। अब हमको पता है कि विहग किसका है, पक्षी का पर्यायवाची है। किसका है, पक्षी का। पुष्कर किसका है, पुष्कर तालाब का आ जाता है। ठीक है, ब्रह्मा का आ जाता है। ठीक है, कमल के लिए भी आ जाता है। जो केकी है ये मोर का पर्यायवाची है। तो ये हमारा हो गया। ठीक है, इस तरह से हमारा जो उत्तर है वो क्या हो जाएगा, घ हो जाएगा। आगे बढ़िए, अगला प्रश्न आता है, काम का ना काज का, दुश्मन अनाज का। अब इसका भाव बनाना है, भाव बताना है आपको। दूसरों पर बोझ बनकर रहने वाला व्यक्ति, शत्रु से सहायता की अपेक्षा करना व्यर्थ है, अधिक भोजन करने वाले लोग किसी काम के नहीं रह जाते, या इनमें से कोई नहीं। तो देखो ये कट जाएगा, ऐसा नहीं है कि अधिक, ये इसका भाव नहीं है। जब कहते हैं ना काम का ना काज का, दुश्मन अनाज का, इसका मतलब होता है कि जो कोई काम ना करता हो लेकिन बस सिर्फ क्या है, बैठ के खा रहा है, तो उसके लिए प्रयोग किया जाता है कि काम का ना काज का, दुश्मन अनाज का। तो इसमें कौन सा वाक्य है जिसमें ऐसा भाव आ रहा है, तो दूसरों पर बोझ बनकर रहने वाला व्यक्ति, यानी दूसरों के भरोसे ही बैठकर खाने वाला व्यक्ति को ही हम क्या कहते हैं, काम का ना काज का, दुश्मन अनाज का। तो ये हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, क हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हस्ताक्षेप का शुद्ध शब्द बताना है। तो हस्ताक्षेप, ये तो वैसे ही गलत है। ठीक है, इसमें गलती है। तो ऑप्शन ए, बी, सी, डी, यानी क, ख, ग में से कौन सा होगा, तो हस्तक्षेप होता है। तो यहाँ हस्ते छप लिखा है, गलत हो गया। हस्तक लिखा है, हस्तक नहीं होता, हस्थोलिया है, गलत हो गया। हस्तक्षेप। ठीक है, हस्तक्षेप का मतलब होता है, जिसे आप अंग्रेजी भाषा में कहते हो इंटरफेयर, यानी किसी के काम में अपनी टांग अड़ाना, हस्तक्षेप कहलाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 18। हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना जाता है। ऑप्शन दिया है पद्मावत, रामचरितमानस, पृथ्वीराज रासो, या इनमें से कोई नहीं। तो हिंदी भाषा का प्रथम काव्य जिसे माना जाता है वो है पृथ्वीराज रासो, यानी संस्कृत के बाद। ठीक है, और रामचरितमानस की हम बात करें तो रामचरितमानस तो अवधि में है। ठीक है, और यहाँ पे पूछा हुआ है हिंदी का प्रथम महाकाव्य, तो पृथ्वीराज रासो को माना जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला आता है 19।
राजस्थानी भाषा का उद्भव जिस क्षेत्रीय अपभ्रंश से हुआ है उसका नाम क्या है। यानी राजस्थानी भाषा का जो उद्भव हुआ है वो किस अपभ्रंश से हुआ है। मगधी अपभ्रंश, सौरसेनी अपभ्रंश, महाराष्ट्री अपभ्रंश या ब्राचड़। तो इसमें आता है जो राजस्थानी भाषा है इसका जो उद्भव माना जाता है वो सौरसेनी अपभ्रंश से माना जाता है। ठीक है, तो उत्तर बी हो जाएगा ख। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है 20। वात्सल्य रस का स्थायी भाव क्या होगा। वात्सल्य रस का स्थायी भाव यहाँ पे पूछा है रति, प्रेम, ममता या संतान विषयक रति। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जब हम वात्सल्य रस की बात कर रहे हैं तो संतान विषयक रति यानी संतान के प्रति जो प्रेम होता है उसको कहते हैं। ममता नहीं लगाएंगे, अगर यहाँ पर संतान विषयक रति नहीं होता तब हम विचार कर सकते थे। ठीक है, लेकिन इसका जो उत्तर है वो हमारा क्या है, घ है। संतान के प्रति जो रति होती है यानी प्रेम जो होता है वो कहलाता है वात्सल्य रस का स्थायी भाव। आगे आता है निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही है। सही वाक्य आपको बताना है। मैं आप दोनों को श्रद्धा करता हूँ, तुमने अपनी स्वेच्छा से यह काम किया है, तेरे को ये पुस्तक कहाँ मिली, मैं जल्दी ही तुमसे मिलने आऊँगा। तो यहाँ पर जो सही है वाक्य बिल्कुल स्पष्ट आपको दिखाई दे रहे हैं। मैं आप दोनों को श्रद्धा करता हूँ नहीं, मैं आप दोनों में श्रद्धा रखता हूँ। ठीक है, तो ये गलत हो गया। सही कैसे होगा, मैं आप दोनों में श्रद्धा रखता हूँ। श्रद्धा करी नहीं जाती, रखी जाती है। ठीक है, तुमने अपनी स्वेच्छा से यह काम किया है, अपनी भी आ गया और स्व भी आ गया। या तो होगा तुमने अपनी इच्छा से यह काम किया है या होगा तुमने स्वेच्छा से यह काम किया है। ठीक है, दोनों में से किसी एक का प्रयोग करेंगे। तेरे को ये पुस्तक कहाँ मिली, तो तेरे को नहीं लिखते। अगर तेरे शब्द के साथ को कारक चिन्ह आ जाता है तो उसको तुझे लगाते हैं, तुझे ये पुस्तक कहाँ मिली। ठीक है, तो ये हो जाएगा अब हमारे पास मैं जल्दी ही तुमसे मिलने आऊँगा। ये वाक्य हमारा सही है, इसमें कोई गलती नहीं है। तो यही हमारा क्या हो गया, उत्तर। प्रश्न आगे 22, प्रश्न संख्या 22। बाहर क्रिया विशेषण का कौन सा प्रकार है, यह आपको बताना है। ऑप्शन दिया हो रीतिवाचक, कालवाचक, स्थानवाचक या परिमाणवाचक। तो बाहर किसको दिखा रहा है, स्थान को दिखा रहा है। ठीक है, जब हम कहते हैं कि वह कहाँ है, अंदर है कि बाहर, तो बाहर किसको दिखा रहा है, स्थान को दिखा रहा है। तो जो स्थान को दिखाने वाला है तो स्वाभाविक सी बात है हम नाम से पहचान लेंगे कि कौन सा प्रकार हो गया, स्थानवाचक। तो हम जब देखते हैं रीतिवाचक यानी जो हमारा क्रिया विशेषण होता है, तो रीतिवाचक मतलब जो शैली को बताए कि किस प्रकार क्रिया हो रही है, रीतिवाचक में आएगा। कालवाचक जो समय का बोध कराए कि क्रिया किस समय हो रही है, उसकी विशेषता दिखाते हुए, तो वो कालवाचक कहलाता है। और जो परिमाण यानी उसकी मात्रा को दिखाता है वो परिमाणवाचक। तो और जो स्थान को दिखाता है वो स्थानवाचक। तो ये बाहर जो शब्द है ये किसको दिखा रहा है, स्थान को, तो ये स्थानवाचक हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आता है प्रश्न संख्या 23। को तुम हो घनश्याम हम, तो बरसों की तई जाए, नहीं मनमोहन है प्रिय, फिर क्यों पकड़त पाए। तो यहाँ पे प्रस्तुत पंक्तियों में आपको अलंकार बताना है। तो पंक्ति में अब ऑप्शन दिया है लाटानुप्रास, यमक या श्लेष या वक्रोक्ति। तो हमको पता है कि जब हमारा यमक अलंकार होता है तो किसी शब्द की आवृत्ति होती है, तो इसमें किसी शब्द की आवृत्ति नहीं है। ठीक है, तो हमारा यमक कट जाएगा। लाटानुप्रास जब होता है तो वहाँ हम देखते हैं कि किसी वाक्य या किसी वाक्यांश या किसी शब्दांश की आवृत्ति उसी अर्थ में होती है, यानी उसके अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होता, तो वहाँ लाटानुप्रास होता है। और इसमें किसी चीज़ की आवृत्ति नहीं हुई है तो लाटानुप्रास हमारा खत्म हो गया। ठीक है, श्लेष अलंकार हमारा होता है कि किसी भी शब्द का जब किसी शब्द के अंदर उसके दो अर्थ होते हैं, एक बार प्रयोग होता है और उसके दो या दो से अधिक अर्थ होते हैं तो श्लेष होता है। तो हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ दिया हुआ है कि को तुम हो घनश्याम हम, तो हम देखते हैं यहाँ घनश्याम का अर्थ दिया हुआ है, एक तो काले घने बादल और एक आता है कि कृष्ण। ठीक है, और उसी तरह से मनमोहन, मनमोहन के दो अर्थ हो गए, मनमोहन यानी कृष्ण या फिर मन को हरने वाला। तो अब इसमें आपका श्लेष है कि वक्रोक्ति, ये आपको देखना है। तो अर्थ से पता चलता है कि क्योंकि यहाँ पर जो सुनने वाला है वो जानबूझ के उसका अर्थ क्या ले रहा है, गलत ले रहा है कि को तुम हो घनश्याम हम, तो बरसों की तई जाए। यानी कृष्ण जी राधा से कहते हैं कि हम घनश्याम हैं, यानी वो अपना कृष्ण होना बता रहे हैं, लेकिन राधा जानबूझ के उसका अर्थ काले घने बादल से
ले रही है कि अगर घनश्याम हो तो कहीं जाके बरसो, तो जानते हुए भी, तो वहां पर फिर हमारा वक्रोक्ति अलंकार हो जाता है। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा हमारा घ। आगे बढ़ते हैं, अगला आता है प्रश्न संख्या 24। माधव अपना काम सदैव समय पर करता है, इस वाक्य में वाक्य का कौन सा प्रकार है? संकेतवाचक है, संदेहवाचक है, इच्छावाचक है या विधिवाचक है? तो यहाँ कहा गया है माधव अपना काम सदैव समय पर करता है, तो काम का होना पाया जा रहा है कि काम क्या है, हो रहा है। तो जहाँ काम का होना पाया जाता है तो उसे विधिवाचक कहते हैं। और अब यहाँ पे इसमें जो उत्तर है वो विधिवाचक आ जाएगा। अब इच्छावाचक वाक्य वे होते हैं जिन वाक्यों में इच्छा जताई होती है, या कहें वाक्य के अंत में चाहता, चाहती, चाहते शब्द देखने को मिलते हैं। और संदेहवाचक में जहाँ काम के होने में संदेह हो, जैसे शायद या मुझे लगता है, संभवतः, ऐसे शब्दों का प्रयोग हो। और संकेतवाचक होता है जिसमें दो क्रियाओं का प्रयोग होता है, पहली क्रिया काम करके दूसरी क्रिया काम करती है, तो वो संकेतवाचक होता है। तो इसके लिए उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, विधिवाचक। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या श, श, स और ह कौन से व्यंजन कहलाते हैं? तो हमें पता है कि ये हमारे क्या कहलाते हैं, संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। इनका नाम है संघर्षी या ऊष्म। ठीक है, इन्हें हम क्या कहते हैं, ऊष्म व्यंजन भी कहते हैं या संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं। यानी जिनके उच्चारण में हवा किसी स्थान पर रगड़ खाकर निकले और ऊष्मा उत्पन्न करे, उसे हम क्या कहते हैं, संघर्षी व्यंजन या ऊष्म व्यंजन कहते हैं। तो उत्तर हमारा ग हो जाएगा। प्रश्न संख्या 26। बालक ने अपनी माँ से पूछा, इस वाक्य में काले मोटे छपे शब्द की संज्ञा का भेद बताइए। तो यहाँ पे जो ये कहा है कि काले मोटे छपे, आप इस चीज को समझिए, काले मोटे छपे का मतलब जो ये बोल्ड कर रखा है, यानी इसकी बात कर रहा है, मतलब बालक। ठीक है, तो बालक शब्द की बात कर रहा है, तो इस संज्ञा का भेद बताना है। तो आपको पता है बालक क्या है, जातिवाचक संज्ञा है, तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा, जातिवाचक। आपको पता ही है व्यक्तिवाचक संज्ञा जो किसी विशेष व्यक्ति के बारे में बताए, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। जो समुदाय के बारे में, समूह के बारे में बताए, समुदायवाचक हो जाएगा। और जो ठोस, द्रव, गैस, धातु, अधातु के बारे में बताए, वो द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाती है। ठीक है, तो इसका उत्तर ए हो जाएगा, क। अगला आता है प्रश्न संख्या 27। प्रश्न संख्या 27, कौन सा शब्द उपसर्ग रहित है? उपसर्ग रहित, रहित का मतलब है नहीं होना, तो वह कौन सा शब्द है जिसमें उपसर्ग नहीं है, ये बताना है। ऑप्शन दिया है सुंदर, अलविदा, हमदर्द, बेअक्ल। तो आपको पता है अलविदा में अल उपसर्ग हो गया, हमदर्द में हम उपसर्ग हो गया, उर्दू का उपसर्ग है, और बेअक्ल में बे उपसर्ग हो गया। तो यहाँ हमारे पास जो बचता है वो सुंदर शब्द बचता है। तो सुंदर शब्द ही है जिसमें कोई उपसर्ग नहीं है, तो क इसका उत्तर हो गया। अगला आता है प्रश्न संख्या 28। नेत्रहीन शब्द, नेत्रहीन किस तत्पुरुष समास का उदाहरण है? नेत्रहीन की अगर हम व्याख्या करें तो हमें पता चलेगा नेत्रों से हीन, नेत्रों से हीन, यानी जिसके पास नेत्र न हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, नेत्रहीन। तो यहाँ पे अब कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, अपादान या संबंध, तो ध्यान देना कि नेत्रों से हीन होना मतलब नेत्र उसके पास नहीं है, यानी इसमें नेत्र क्या है, दूर हैं, दूर होने का बोध कराए। तो जो दूर होने का बोध कराएगा वो हमारा क्या होता है, अपादान होता है, और इसका उत्तर क्या होगा, अपादान। अब जो यहाँ पर है, जो करण है, करण तत्पुरुष जो करण होता है वो क्या दिखाता है, साधन या कारण को दिखाता है। तो अगर हम इसे ये कहें, और मैंने आपको एक पहचान भी बताई है कि करण की पहचान के लिए आप से के स्थान पर के द्वारा लगा लें। अब अगर आप ये कहते हैं कि नेत्रों के द्वारा हीन, तो ये क्या है, गलत हो जाता है। तो जो गलत हो जाता है, गलत होने पे ही हमें पता चल जाता है कि ये हमारा क्या है, अपादान है, यानी यहाँ पर नेत्रों का अलग होना बोध हो रहा है। तो नेत्रों से हीन, तो अपादान तत्पुरुष हो जाएगा। अगला आता है हमारा, नौकर शब्द का स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग होगा? नौकर शब्द का स्त्रीवाचक आपको बनाना है। ऑप्शन दिया है इक,
ऑप्शन दिया है आनी, ऑप्शन दिया है इका और ऑप्शन दिया है ई। तो यहाँ आप देखेंगे कि शब्द जो दिया है नौकर के साथ हम बनाते हैं नौकरानी, तो क्या लगाएंगे, आनी प्रत्यय का प्रयोग करेंगे इसका स्त्रीलिंग बनाने के लिए। तो नौकर से नौकरानी, तो उत्तर क्या हो जाएगा, ख। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 30। उद्धार शब्द का संधि विच्छेद चयन करना है। उद्धार शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा ये हमें बताना है। तो ऑप्शन दिया है उद प्लस धार, ऑप्शन ख दिया है उत प्लस धार, उत प्लस हार और उद प्लस हार। अब देखो यहाँ पे ध्यान देना, सबसे पहले तो आपको ये चीज़ ध्यान देनी है कि जब संधि की बात हो गई तो संधि परिवर्तन तो करेगा ही करेगा। तो पहला जो ऑप्शन दिया है उद और धार, तो इसमें कहीं कोई परिवर्तन नज़र नहीं आ रहा है इन दोनों में, तो इसका मतलब ये तो होगा ही नहीं, क्योंकि संधि परिवर्तन तो करता ही है। अब ये तो कट गया, इसके बाद हमारे पास बचा, तो हम देखेंगे कि हाँ दिया है उत, उत और उद। तो उत शब्द तो होता है, उत का अर्थ आता है, ठीक है, लेकिन उद नहीं होता, तो इसे काट देंगे। अब इसके बाद धार होगा या हार होगा। तो जब हम कहते हैं उद्धार शब्द का अर्थ होता है जिसका कल्याण हो जाए, ठीक है, तो धार नहीं आएगा, तो यहाँ पर ये आता है ऑप्शन उत्हार, यानी हारा हुआ जो होगा उसी का तो कल्याण होगा। अब इसे मैं आपको बहुत शॉर्ट में बता रही हूँ। यहाँ क्या होता है, जब किसी त का मेल, यानी जो आपका कोई त है, त वर्ण है, इस त वर्ण का मेल जब किसी ह से होता है, या आपकी संधि का नियम है, तो क्या होता है कि ये जो त है ये परिवर्तित होता है द में, और जो ये ह है ये परिवर्तित हो जाता है ध में, ठीक है। तो यहाँ पर यही हुआ है कि जो आपका त है वो परिवर्तित हो गया द में, और जो ह है वो परिवर्तित हो गया ध में। तो इस तरह से जो आपका शब्द है वो क्या आ गया, उद्धार बन गया, ठीक है। तो दोनों में परिवर्तन होता है, ये आपकी व्यंजन संधि है। कौन सी है, व्यंजन संधि। व्यंजन संधि के अंदर ये नियम होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आता है प्रश्न संख्या 31। मेरे घोड़े के मजबूत पैर हैं, इस वाक्य में कितने विशेष्य और कितने विशेषण हैं ये आपको बताना है। तो वाक्य के ऑप्शन पे जाने से पहले वाक्य के अंदर देख लेते हैं। मेरे घोड़े, तो यहाँ पर घोड़े ये एक विशेष्य और ये एक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण है, तो एक जोड़ा तो यहाँ पे मिल गया, ठीक है, एक जोड़ा यहाँ मिल गया, विशेषण विशेष्य का एक विशेषण एक विशेष्य। के मजबूत पैर, तो पैर की विशेषता है मजबूत, तो दूसरा जोड़ा यहाँ मिल गया, एक विशेषण और एक विशेष्य। तो हमें यहाँ पे पता चला है कि दो विशेषण और दो विशेष्य हैं। तो देखो दो विशेष्य तीन नहीं होंगे, तीन विशेष्य गलत हो गया, दो विशेष्य और दो विशेषण, यही हमारा उत्तर है, ठीक है। इसमें चार विशेष्य दिए हैं, कट गया, तो उत्तर ग आ गया। और ये आपको पता है विशेषण और विशेष्य क्या है। अब आप अगर ये कहते हैं कि मैम विशेषण और विशेष्य समझाइए यहाँ पे विस्तार से, तो जब हम परीक्षा के अभ्यास कर रहे हैं, परीक्षा का अभ्यास कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, प्रश्न उत्तर कर रहे हैं, तो वहाँ पे अगर विशेषण और इस तरह से पढ़ना शुरू करेंगे तो फिर वहाँ पे नहीं हो पाएगा, क्योंकि छोटा नहीं है टॉपिक। तो इसके लिए मैंने आप लोगों को बैच दिया ही हुआ है, तो जो छात्र करना चाहता है विस्तार से तो बैच ले सकता है। जो वीडियो की पुनः परीक्षा के लिए मैंने 199 में दे रखा है, तो आप कर सकते हो अपने स्तर पर, ठीक है। आगे देखो नेक्स्ट दिया है 32, क्वेश्चन संख्या 32। आसन्न भूतकाल को कहते हैं, आसन्न भूतकाल का दूसरा नाम बताना है। सामान्य भूतकाल, पूर्ण वर्तमान काल, सामान्य भविष्य काल या तात्कालिक वर्तमान। तो ध्यान दीजिएगा, आसन्न का मतलब होता है निकट, नजदीक का, निकट का। तो जो भूतकाल के निकट का है, तो भूतकाल के निकट का कौन सा होता है, वैसा वर्तमान जो पूरा हो चुका है। तो यानी पूर्ण वर्तमान काल का ही दूसरा नाम है आसन्न भूतकाल, या आसन्न भूतकाल का ही दूसरा नाम है पूर्ण वर्तमान काल। इसमें आपको क्रिया की जो पहचान है वो क्या मिलती है, या है, यी हैं, ये हैं। तो या किसको दिखाता है, भूतकाल को, और है किसको दिखाता है, वर्तमान को। तो ये दोनों हमारे क्या कहलाते हैं, मतलब दोनों जिसमें वर्तमान भी होता है और भूतकाल भी होता है, तो उसे हम आसन्न भूतकाल या पूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। आगे आता है आपका 33। खग कुल कुल सा बोल रहा, इन
पंक्तियों में अलंकार बताना है कि कौन सा अलंकार है, श्लेष अलंकार, यमक, वक्रोक्ति या उपमा। तो हम देखते हैं यहाँ पे दिया हुआ है कि खल कुल कुल सा बोल रहा। तो अब आपको लगेगा कि मैम सा सी सो आ जाता है किसी पंक्ति के अंदर तो उपमा हो जाता है, लेकिन ध्यान रखिएगा ये इतने मात्र से आप इसकी पहचान नहीं कर सकते, आपको भाव भी देखना होता है। यहाँ दिया है खग कुल, इस कुल का अर्थ क्या है, इस कुल का अर्थ है परिवार, ठीक है। और यहाँ पे कुल कुल, अब इस कुल कुल का मतलब है चहचहाना, चहचहाना। तो इसके दो अर्थ हो गए, यानी शब्द का प्रयोग दो बार हुआ है, तो एक ही शब्द दो बार प्रयोग में आया है तो वो और अर्थ अलग अलग हैं, तो ये क्या हो जाएगा, यमक अलंकार हो जाएगा, ठीक है। कि खग कुल कुल यानी जो पक्षियों का परिवार है वो चहचहा रहा है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 34। भारतीय शब्द का बहुवचन बताना है। भारतीय शब्द का बहुवचन क्या होगा ये आपको बताना है। तो आप जब कभी किसी भी शब्द का बहुवचन बताएंगे तो आपको अपने दिमाग में ये ध्यान रखना है, पहले जो वो पूछ रहा है निर्विभक्ति रूप है कि सविभक्ति रूप। तो आपको पता चलता है कि हाँ भारतीय शब्द दिया हुआ है, निर्विभक्ति रूप है, इसमें कोई कारक चिन्ह नहीं लगा हुआ, तो अब ये निर्विभक्ति रूप से बनेगा। अब निर्विभक्ति रूप का नियम क्या कहता है कि वाक्य अगर कोई भी शब्द अकारांत है, क्या है, अकारांत, तो इसका एक वचन और बहुवचन दोनों एक जैसा ही होता है। तो यहाँ पे अब क्योंकि ये अकारांत है, य के बाद में क्या है, यहाँ कोई कौन सा स्वर है, अस्वर है, तो यहाँ पर इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ग हो जाएगा, भारतीय। अब आप कहेंगे कि मैम भारतीयों भी तो हो सकता था, लेकिन भारतीयों कब होगा, जब भारतीय शब्द के बाद कोई कारक चिन्ह लगा होगा, लेकिन यहाँ पे कोई कारक चिन्ह नहीं है, इसलिए भारतीय का बहुवचन क्या होगा, भारतीय। जैसे मान लो हम ये कहें वाक्य कि मैं भारतीय हूँ, तो इसमें भारतीय एक वचन हो गया, हम सब भारतीय हैं, तो इसमें भारतीय क्या हो गया, बहुवचन हो गया, ठीक है। तो दोनों का रूप एक होता है इसका, तो उत्तर इसका ग हो जाएगा। अगला आता है प्रश्न संख्या 35। निम्नलिखित में शब्दों में स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है। तो इन शब्दों में स्त्रीलिंग शब्द बताना है, शील, शक, शहद, शराब। तो आपको पता है शील व्यवहार को कहते हैं, पुल्लिंग होता है, शक पुल्लिंग होता है, शहद पुल्लिंग होता है, ठीक है। जो शराब है, शराब होती है, तो यही क्या है, स्त्रीलिंग, और यही हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर भी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है 36। यह चांदी खोटी सी लग रही है। इस वाक्य में खोटी सी जो शब्द है ये विशेषण है, कौन सा विशेषण है, गुणवाचक विशेषण है, परिमाणवाचक विशेषण है, सार्वनामिक विशेषण है या संख्यावाचक है। तो ये खोटी सी किसको बता रहा है, उसके गुण को बता रहा है, तो गुण को बताने वाला क्या कहलाता है, गुणवाचक विशेषण कहलाता है। तो उत्तर क्या हो गया हमारा, इसमें क हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 37। जिन शब्दों के अंत में अ आता है उन्हें क्या कहते हैं, अनुस्वार कहते हैं, अयोगवाह कहते हैं, अंतस्थ कहते हैं या अकारांत कहते हैं। तो बहुत सरल है, जिन शब्दों का अंत अ से होता है उन्हें अकारांत कहते हैं, ठीक है, उन्हें क्या कहते हैं, अकारांत कहते हैं। आगे आता है हमारा पॉइंट, अगला पॉइंट 38। रंगभूमि उपन्यास के रचनाकार हैं राजेंद्र यादव, रागेय राघव, प्रेमचंद्र या अमरकांत। तो जो रंगभूमि उपन्यास है उसके रचनाकार प्रेमचंद जी हैं, ठीक है। तो उत्तर क्या आ जाएगा, ग आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, तपस्वी क्यों हो इतने क्लांत, वेदना का यह कैसा वेग, आह तुम कितने अधिक हताश, बताओ यह कैसा उद्वेग। इन पंक्तियों में कौन सा रस निहित है, आपको बताना है। अब यहाँ पे बात हो रही है कि अरे तपस्वी तुम इतने परेशान क्यों हो, इतने बेचैन क्यों हो, और तुम्हारे मन में जो वेदना है ये कैसा वेग आ रहा है बताना है। तो ऑप्शन आपको दिया है श्रृंगार रस, वीर रस, शांत रस या वात्सल्य रस। तो ध्यान देना, आप तपस्वी जो व्यक्ति है उसके मन में क्या है, संन्यास की भावना उत्पन्न हो चुकी है और वह क्या है, बहुत ही हताश निराश हो गया है। तो जब हमारे मन में हताशा निराशा हो जाती है और संसार से जब हमारे मन में वैराग उत्पन्न हो जाता है तो वहाँ पर शांत रस होता है। तो यहाँ पर जो उत्तर होगा आपका वो ग होगा, ठीक है, शांत रस हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 40। अपने कार्यालय से अनुभव
प्रमाण पत्र लेने के लिए किसे आवेदन पत्र लिखेंगे? संस्थापक महोदय को, व्यवस्थापक महोदय को, प्रचारक महोदय को या संपादक महोदय को? तो देखो ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पे हम देखेंगे संस्थापक महोदय ने क्या किया है, उसकी स्थापना की है, तो उनको नहीं करेंगे, ठीक है। व्यवस्थापक महोदय जो व्यवस्था देखते हैं, तो हर चीज की व्यवस्था देखते हैं, तो जो अगर हमें अनुभव प्रमाण पत्र लेना है तो व्यवस्थापक को ही हमें बोलना होता है, ठीक है। प्रचारक महोदय तो प्रचार करने वाले हैं, संपादक महोदय तो जो उसमें लिखा जाएगा उस पर ध्यान देने वाले हैं कि क्या लिखा जाना चाहिए, यानी पत्रिका में क्या छपा जाना चाहिए। तो अब यहाँ पे जो हमें अनुभव प्रमाण पत्र लेना है वो किससे लेना है? व्यवस्थापक महोदय से ही लेना है, तो इन्हीं को हम संबोधित करेंगे, इनको लिखेंगे, तो उत्तर क्या हो जाएगा? ख हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या जिसमें हमारा 41 है, ये गद्यांश है। तो गद्यांश को हम ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं और प्रश्न को करने की कोशिश करते हैं। गद्यांश हमारा कह रहा है, हमारा जीवन पाखंड में बन गया है और हम इसके बिना रह नहीं सकते। अपने सार्वजनिक जीवन अथवा निजी जीवन में कहीं भी देखें, हम एक दूसरे को छलने की कला का खुलकर उपयोग करते हैं। इसके बावजूद यह विश्वास करते हैं कि हम ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे हैं। हम किसी भी बात को यह जानते हुए कि वह सही अथवा सत्य नहीं है, लेकिन उसके प्रति निष्ठा या विश्वास इस तरह प्रकट करते हैं जैसे हमारे लिए वही एकमात्र सत्य है। हम ये सब इसलिए सरलता से कर लेते हैं क्योंकि आज पाखंड एवं दिखावा हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग बन गया है। तो यहाँ पे हम जो इस वाक्य को देखते हैं, जो हमारा गद्यांश है, तो इससे हमें पता चला है कि जैसे पहली पंक्ति कहती है हमारा जीवन पाखंड में बन गया है, और इसमें जितनी भी बातें हैं वो क्या हैं, जो हम पाखंड करते हैं, जो दिखावा करते हैं, उन सारी बातों को यहाँ पे दिखाया है। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा क्या आ रहा है कि छलने की कला का हम किस प्रकार उपयोग करते हैं? आवश्यकता अनुसार, पूरी निष्ठा से, सरलता से या खुलकर। तो हमें पैराग्राफ में पहले ही दिया है यहाँ पर कि हम एक दूसरे को छलने की कला का खुलकर उपयोग करते हैं, तो यहाँ पर खुलकर दिया हुआ है, तो यही हमें हमारा उत्तर हो जाएगा, खुलकर उपयोग करते हैं, ठीक है, घ हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे प्रश्न कह रहा है कि हमारे जीवन का अभिन्न अंग किसे, हमने जीवन का अभिन्न अंग किसे बना लिया है? पाखंड और दिखावे को, निष्ठा एवं विश्वास को, सरलता को या भाषा को? तो हमें पता ही है, लास्ट में दिया है, क्योंकि आज पाखंड एवं दिखावा हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग बन गया है, तो दिया है, तो उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? क हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक है, क्या होगा? सार्वजनिक जीवन, ख दिखावा, निष्ठा एवं विश्वास या पाखंड, आधुनिक जीवन का सत्य। तो हमको पता है कि सार्वजनिक जीवन की तो ऐसी कोई बात ही नहीं की है, ये कट जाएगा, और ना निष्ठा और विश्वास की कोई बात नहीं कर रहा है, इसमें ऐसा कुछ दिखाया नहीं है। दिखावा एकदम से सही नहीं होगा क्योंकि इसका दूसरा ऑप्शन है पाखंड, आधुनिक जीवन का सत्य, क्योंकि ये यही दिखा रहा है कि पाखंड वाली चीजें, यानी आधुनिक जीवन का सत्य दिखा रहा है ये, तो इसलिए उत्तर जो है वो आपका क्या हो जाएगा? घ हो जाएगा, यानी डी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न आता है, महाप्राण ध्वनियां व्यंजन वर्ग में किससे संबंधित हैं? अब महाप्राण की बात करें, अब पहले हमने अल्पप्राण देखा था। महाप्राण मतलब अधिक, जिन वर्णों के उच्चारण में अधिक समय लगता है, जिन वर्णों के उच्चारण में अधिक हवा निकलती है मुंह से, उसे हम क्या कहेंगे? महाप्राण कहेंगे, ठीक है। तो इसमें बताया कि वो कौन सा होता है, पहला दूसरा होता है, दूसरा तीसरा होता है, दूसरा चौथा होता है, या पहला चौथा होता है। तो मैंने आपको बताया है कि जो हमारा पहला यानी जो वर्ण है हमारा, तो उसमें पहला, तीसरा और पांचवा ये हमारा क्या है? अल्पप्राण है, ठीक है, ये है हमारा अल्पप्राण, और दूसरा और चौथा ये है हमारा महाप्राण। तो हमें पता चल गया कि दूसरा और चौथा, तो यहाँ पे देखेंगे हम दूसरा और चौथा इस ऑप्शन में दे रखा है, तो ग हमारा इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है, ये हमारा आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आता है, निम्नलिखित वाक्यों में प्रयुक्त अनावश्यक शब्द वाला वाक्य छांटिए, यानी वो वाक्य बताना है जिसमें अनावश्यक शब्द है, शब्द का प्रयोग नहीं होना चाहिए लेकिन फिर भी किया हुआ है। तो पहला वाक्य दिया है, यह प्रसंग सुख नामक शीर्षक के अंतर्गत मिलेगा।
दूसरा दे रखा है पिताजी गदगद हो गए। तीसरा कह रहा है बकरी घास चर रही है, आसमान में तारे चमक रहे हैं। तो देखो ध्यान दो, आसमान में तारे चमक रहे हैं, यहाँ पर ये वाक्य बिल्कुल सही है, इसमें कहीं कोई गलती नहीं है। ठीक है, आसमान में तारे चमक रहे हैं, कोई अनावश्यक शब्द नहीं है। बकरी घास चर रही है, तो सीधी बात कही गई है, बकरी घास चर रही है, तो कोई अनावश्यक शब्द नहीं है। पिताजी गदगद हो गए, तो गदगद हो गए मतलब खुश हो गए। ठीक है, इसमें भी कोई अनावश्यक बात नहीं है। यह प्रसंग सुख नामक शीर्षक के अंतर्गत मिलेगा। तो यहाँ पे जो दिया नामक और शीर्षक नहीं कहना है, यह प्रसंग सुख शीर्षक के अंतर्गत मिलेगा। यहाँ पर एक शब्द का 2 बार प्रयोग हुआ है, तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा। यानी अनावश्यक शब्द का प्रयोग यहाँ पर हुआ है, तो या तो कहें नामक या फिर कहें केवल शीर्षक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न संख्या 46। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? सही बताना है। ऊंटों का कारवां जा रहा है, ऊंटों का जत्था जा रहा है, ऊंटों का काफिला जा रहा है, या ऊंटों का बेड़ा जा रहा है। तो ऊंटों के साथ काफिला शब्द का प्रयोग होता है, ना कारवां होगा, ना जत्था होगा, ना बेड़ा होगा। ठीक है, तो उत्तर हमारा क्या हो गया? ग हो गया। ऊंटों का काफिला जा रहा है। ठीक है, आगे आता है, निम्न में कौन सा शब्द मीन केतन का पर्यायवाची है? मीन केतन शब्द का पर्यायवाची कह रहा है सचीपति, श्रीपति, गोरापति या रतिपति। तो देखो यहाँ पे दिया है मीन केतन किसका पर्यायवाची है? मीन माने मछली, केतन माने ध्वज, जिसके ध्वज पर मछली का निशान है, अर्थात कामदेव। ठीक है, किसका है? कामदेव। अब कामदेव का पर्यायवाची बताना है आपको यहाँ पर, तो इसका उत्तर हो जाएगा रतिपति। यानी कामदेव रति के ही पति हैं, तो उनका पर्यायवाची हो गया। अब हम बात करें सचीपति। सचीपति किसके लिए कहा गया है? इंद्र के लिए कहा गया है। सची इंद्र की पत्नी है। अब श्रीपति, तो श्रीपति कहा गया है विष्णु के लिए। श्री यहाँ पर ये हमारा किसके लिए कहा गया? विष्णु के लिए। ठीक है, जो लक्ष्मी जी हैं उनका नाम है श्री। ठीक है, उनको श्री कहा जाता है, श्रीपति तो विष्णु हो गया। अब गौरापति ये कहा गया शिव के लिए, गौरा पार्वती के लिए कहा गया है, तो ये हमारे नाम हो गए। तो इस तरह से जो हमारा उत्तर है वो क्या आ जाएगा? घ आ जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा 48। हिंदी भाषा में कुल वर्णों की संख्या कितनी है? तो इसमें हिंदी में कुल वर्णों की संख्या बतानी है, 50, 51, 52 या 53। तो हमको पता है कि हमारी हिंदी भाषा के अंदर कुल 52 वर्ण है। ठीक है, 52 वर्ण हमें पढ़ाए जाते हैं हिंदी भाषा के अंदर। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आता है 49। कौन सा शब्द अवार्ड का हिंदी समकक्ष नहीं है? मतलब हिंदी समकक्ष नहीं है ये बताना है। तो अवार्ड का अर्थ पंचाट होता है, अवार्ड का अर्थ अधिनिर्णय होता है, और अवार्ड का अर्थ पुरस्कार होता है। तो ग्रहण करना ही इसका अर्थ नहीं है। ठीक है, तो ग्रहण करना इसका अर्थ नहीं है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, निम्न में से ई स्वर है, ई स्वर कौन सा? अग्र दीर्घ स्वर है, पश्च दीर्घ स्वर है, अग्र लघु स्वर है, या पश्च लघु स्वर है? तो देखो ध्यान दो, यहाँ पर एक साथ ना 2 आपको पूछे गए, तो आपको पहले ये जानना है कि ये लघु है कि दीर्घ। तो यहाँ पे ये दिया है, ये ई हमारा लघु है कि दीर्घ, तो आपको पता है कि ये ई हमारी क्या है? लघु है। ठीक है, तो जब ये हमारा लघु वर्ण है, तो इसमें जो दीर्घ वाले हैं उनको काट दो। यहाँ दीर्घ दे रखा है, यहाँ दीर्घ दे रखा, कट गया ये। ठीक है, अब इसके बाद देखेंगे अग्र है कि पश्च है यहाँ पर। तो जो ये ई है, ई हमारे जीभ के कौन से भाग से बोला जाता है? आगे भाग से बोला जाता है, अग्र भाग से, तो ये अग्र हो जाएगा। तो पश्च कट गया, हमारा उत्तर क्या आ जाएगा? अग्र लघु स्वर। ठीक है, तो उत्तर क्या हो गया? हमारा ग हो गया। तो इस तरह से हम यहाँ पे सारे प्रश्न करते हैं। तो आप में से जो छात्र इन प्रश्नों को पहले करना चाहते हैं कि हम इन प्रश्नों को पहले कर लें मैम आपसे पहले, तो आप लोगों को क्या करना है? आपको हमारे एप्लीकेशन पर जाना है, और एप्लीकेशन पर टेस्ट सीरीज में जाकर आप इस टेस्ट पेपर को दे सकते
सकते हैं आपका, जैसे आज आपकी व्याख्या मिली तो कल आपका टेस्ट पेपर आ जाएगा, फिर उसके अगले दिन उसकी व्याख्या आ जाएगी। तो व्याख्या आपको यूट्यूब पे मिलती है। आप इसको ऑनलाइन करके देखना चाहते हैं तो हमारे एप्लीकेशन पर देख सकते हैं। इसका कोई चार्ज नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। जाके आप प्रैक्टिस करिए उस चीज़ की। और जिसको अगर वीडियो के लिए, पुनः परीक्षा के लिए अभी क्लास देखनी है तो उनके लिए यहाँ पर बैच बना दिया गया है, 199 का है, तो वो ये क्लास ले सकते हैं। ठीक है, इस बैच को देख सकते हैं। तो चलिए फिर आज के लिए हम इतना ही करते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले सेट पेपर के साथ।